Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आप लोगों के बीच फिर से एक बार एनसीईआरटी क्लास 12th लेसन नंबर 2 पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा या आप बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो क्लास तक देखिएगा क्योंकि लेसन इसी पार्ट में समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं समपरासारी क्या है। समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए जाए तो इनमें किसी दिशा में, क्योंकि दोनों की जो सांद्रताएं हो समान है, ये मान लीजिए दो विलयन हो, विलयन ए हो और विलयन क्या हो, बी हो, तो ए की हम लोग जानते हैं ए की सांद्रता क्या होगी, मोलक संख्या बटे आयतन। बी की सांद्रता क्या होगी, मोलक संख्या बटे आयतन। तो यहाँ पे यन्ने ए और यन्ने बी क्या है, पहले विलयन का और दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता है। मोलक संख्या यन्ने है और उसका आयतन है, सांद्रता व्यक्त की जा रही। तो क्योंकि जब परासरण नहीं हो रहा है दोनों तरफ, तो अर्धपारगम झिल्ली की इस पार दोनों की सांद्रता समान है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पहले विलयन की सांद्रता बराबर दूसरे विलयन की सांद्रता। यदि आप कोई विलयन सोल्यूशन ले ले, चीनी पानी का घोल ही है और दो घोल समान रूप के बने हों और बीच में आप डिवाइडेशन अर्धपारगम झिल्ली का डाल दें, क्योंकि दोनों में सांद्रता समान है तो विलय किसी दिशा में जा नहीं सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं पदार्थ की मोलक संख्या यदि यन हो तो हम लोग पढ़े हैं भार बटे और भार, तो हम कह सकते हैं, या आप चाहे डब्लू कहें चाहे स्मॉल एम कहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यन इक्वल टू यम ए अपान यम कैपिटल यम ए, या डब्ल्यू ए अपान कैपिटल एम। वैसे दूसरे विलयन का भी हो जाएगा। तो हम इसको क्यों ले रहे हैं, हम लोग इसको ले रहे हैं कि जिससे जहाँ पर ऊपर हम लोग लिखे थे यन्ने ए मोलों की संख्या, तो हमें मोलों की संख्या निकालना नहीं आ रहा है, तो हम इससे निकाल लेंगे मान रख के। जिससे दिया हो कि 2 ग्राम NaCl को 2 ग्राम NaCl को यदि 200 ml जल में घोला गया तो 2 ग्राम NaCl को हम लोग मोलों संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि मोलों संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 ग्राम 2 बटे NaCl का भार 58 आ जाएगा, डिवाइड करके अपन उसके जो वैल्यू रहेगी आयतन मान रख देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं WA अपान MA अपान VA बराबर WB अपान MB अपान VB। समदाबी विलयन किसे कहते हैं, देखते हैं हम लोग। समान ताप पर जिन विलयनों का दाब समान हो उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अधपरासारी और अल्परासारी विलयन। ध्यान दीजिएगा, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक हो वो अतिपरासारी कहलाता है और जिसका कम हो वह अल्परासारी कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करें कि जैसे मान लीजिए एक कोई हम सपोज करिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हमने जल में डुबा दिया। डुबाने के बाद हम देख रहे हैं ना तो इसके अंदर जल की मात्रा प्रवेश कर पा रही न बाहर जा पा रही। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समपरासारी, मतलब इसके बाहर अंदर दोनों सांद्रताएं क्या है, समान है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरी तरफ क्या है, कोई ऐसा लिक्विड है या कोई ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर क्या है, जो विलय है उसकी सांद्रता अंदर अधिक है तो बाहर जाने का प्रयास करता है। जैसे अब देखते हैं किसमें, अंगूर में, ठीक है। और उसके बाद अल्परासारी क्या है, जैसे चने में आप लोग देखते हैं, अल्परासारी मतलब यह है कि अंदर जल की सांद्रता कम है इसलिए बाहर जल जो है अंदर आने का प्रयास करेगा, और इसमें सांद्रता अंदर अधिक है इसलिए बाहर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। परासरण दाब के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेफर ने 1877 द्वारा परासरण दाब पर अध्ययन किया था, ठीक है, जिनके नियमों के आधार पर वान ठाप ने 1887 पर परासरण दाब का नियम दिया, ठीक है, जिसे विद्युत अनपघट्य का नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर 1 आया बायल वान ठाप नियम। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है।
स्थिर दाब क्यों कह रहे हैं? स्थिर दाब का मतलब यह हुआ कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, वो प्रेशर के कांस्टेंट प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल C, समानुपात। इसका मतलब यह हुआ कि दाब जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, सांद्रता उतनी बढ़ती जाएगी। सांद्रता जितनी घटती जाएगी दाब भी उतना घटता जाएगा, दोनों एक साथ साथ चलेंगे। व्युत्क्रमणपाती मतलब अपान में रहता है, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, मतलब एक साथ चलते हैं। समीकरण 1, यदि विलयन की सांद्रता C हो, विलयन का आयतन V हो, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा K क्या है, स्थिरांक है। सांद्रता क्या हो, C, विलयन की सांद्रता C और आयतन क्या हो, V के बराबर हो, तो मैं लिख सकता हूँ ना क्या, कि PV बराबर K। ठीक है, यदि विलयन की सांद्रता C विलयन के आयतन V के बराबर हो तो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समीकरण भी एक चल रहा है। चार्ल्स वान ठॉप नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप क्या है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर में 273 जब ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलती है प्लस डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू रहेगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल T। फिर कांस्टेंट वैल्यू लाएंगे, P इक्वल टू K इंटू T, तो पक्षांतर अगर कर दें तो आ जाएगा P/T इक्वल टू K डैश। ठीक है, कह रहे हैं यदि K और K डैश दोनों क्या हों, समान हो, ऐसी स्थिति में समीकरण 1 व 3 से कह सकता हूँ, ये दोनों समान है, मैं कह सकता हूँ P बराबर RT, क्योंकि दोनों वैल्यू रख देंगे। उसके बाद देखिए, जहाँ R गैसीय स्थिरांक है, यदि विलय के गोलों की संख्या n हो, मोलों की संख्या n हो, तो P बराबर NRT। मोलों की संख्या मतलब कितने मोला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इस समीकरण को गैसीय समीकरण कहते हैं, आप लोग इसे जानते हैं। विलयन के वान ठॉप समीकरण का अनुप्रयोग, विलयन के परासरण दाब की गणना उपयुक्त समीकरण से की जा सकती है। ठीक है, कितना परासरण आ रहा है, ठीक है, इसका अनुप्रयोग क्या है देखते हैं। विलयन के परासरण दाब की गणना उपयुक्त समीकरण से की जा सकती है, तो P बराबर NRT। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मोलों की संख्या n दिख जाए तो आप जान जाइएगा यहाँ पे भार बटे अणुभार रखना है सवाल में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मोलों की संख्या अगर हमें वहाँ पे n लिखा हो तो हम उसको कह सकते हैं ना, P बराबर W/M इंटू RT। n का मान हम रख देंगे, n का जब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। द्रव का वाष्प दाब समीकरण, किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का मान द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, वाष्प का दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वाष्प क्या है, वाष्प दाब क्या है, जैसे जब भी कोई भी आप विलयन लेंगे तो विलयन को अगर टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर दिया जाएगा, उसके बाद जो उसके गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने के बाद जो साम्य स्थिति बनेगी, वो चाहेगा कि दोनों के बीच क्या हो जाए, अपने आप को साम्य मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है दोनों बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों अवस्था में से वह अवस्था कि जिस क्षण यह अपने एक अवस्था से सॉलिड से गैस में परिवर्तित हुआ होगा, वही अवस्था क्या कहलाई होगी, साम्य। ठीक है, तो साम्य में जो परिवर्तन के उपरांत जो दाब बनता है उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अगली हेडिंग आती है परासरण दाब के अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्यों के अणुभार की गणना करना। अणुभार गणना करना, जैसे सवाल में दे दिया कि किसी पदार्थ का भार इतना है, उसका अणुभार ज्ञात कीजिए, तो हमें भार पता रहे, कैपिटल W मतलब कैपिटल M पता है या W पता है, तो मैं किसी न किसी एक वैल्यू निकाल ही लूँगा, सब वैल्यू पता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अणुभार गणना करने में आपको कैपिटल M का मान ज्ञात करना रहता है, PV स्मॉल w R और T सब की वैल्यू दी गई रहती है। उसके बाद देखते हैं अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है, पहले बात करते हैं। अवनमन मतलब कमी, जैसे एक जार है,
जार है, जार के ऊपर हम देख रहे हैं इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है। तो पानी जब जार में भरा, टेम्परेचर हाई करने देख रहे हैं बहुत सारे इससे बूंद बूंद पानी की सतह उस पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। इससे सिद्ध होता है कि भाई ये वाष्पित हो रहा है। लेकिन जब मैं उसी पानी में चौक या मतलब कैल्शियम कार्बोनेट या कोई और ऐसा विलेय पदार्थ मिला देता हूँ तो उतना वाष्प मुझे जार के ऊपर दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध विलयन की अपेक्षा विलाय की अपेक्षा विलयन की वाष्प दाब का अनुमान हो जाता है जब कोई उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया जाता है। कुछ कण जो होंगे वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण वाष्पित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही इस फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। ऐसी स्थिति मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और जो विलयन बनाया मैंने उसका वाष्प दाब क्या है, PS है। तो अनुमान कितना हुआ, कितनी कमी हुई, तो जो पहले था और जो अब हो गया है वह घटा देंगे तो आता है राउल्ट का नियम। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो यस लिखा हुआ है ये बता रहा है कि विलयन का यह वाष्प दाब है, और जो आपको P0 दिख रहा है ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब बराबर विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं या आप ऐसे न समझ पाते, दूसरा तरीका भी है। कह रहे हैं विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि विलायक के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती होगा और विलयन के क्या होगा, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट का नियम पालन करे वो आदर्श विलयन है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन बात करते हैं आगे। क्वथनांक उन्नयन क्या है, उन्नयन मतलब वृद्धि होना। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग ग्राफ देख रहे होंगे, हम लोग पता है कि विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इस पर हम लोग भी देखे जार में ज़्यादा वाष्प दिखेंगे आपको, किसमें, विलायक प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जबकि विलयन का क्या होता है, कम होता है। तो जिसका कम ज़्यादा जल्दी वाष्प दाब हो मिलेगा तो उसको कम ही टेम्परेचर उसका वाष्प वो तो वाष्पित हो जाएगा। और उतना दाब प्राप्त करने के लिए हमको विलयन पे क्या करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो दोनों तापांतर है, मैं मान लूँ दोनों ताप का अंतर क्या हो, डेल्टा टी हो। ठीक है, दोनों ताप का अंतर क्या हो, डेल्टा टी हो। तो हम लोग कह सकते हैं किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि अवाष्पित पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में तो अवनमन होता है, जबकि ताप में क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा टी बराबर T माइनस T0। ठीक है, यदि T0 पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है तो विलयन का वाष्प दाब PS हो तो T, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा T पर, यहाँ पे T होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि P0 माइनस PS, इसका मतलब यह हुआ कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो आप लोग कह सकते हैं कि किस जो टेम्परेचर है किसका, जिस ताप पर आपने अभी देखा ग्राफ में कि जिस ताप पर जो विलायक था वो वाष्पित हो रहा था, वो ताप क्या होगा, दोनों के अंतर के क्या होगा, वाष्प दाब के अंतर के बराबर होगा। तो राउल्ट नियम क्या कहता है, जो अंतर है यही तो मोल प्रभाज है किसका, विलेय का। तो P0 माइनस PS बराबर N अपान N प्लस, यदि वाष्प दाब वक्र डेल्टा टी बी हो तो जो वक्र है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अभी आपको ग्राफ से दिखाने प्रयास करता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये बात हो रही है इस वक्र की, एक कर्व यहाँ पर आप मिल रहा है, एक कर्व यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कर्व मिलने का मतलब क्या हो रहा है, कर्व मिलने का मतलब ये बता रहा है कि तापमान में धीरे धीरे क्या हो रही है, एक निश्चित सीमा से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर में ये कर्व बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो
देखते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू P0 माइनस PS या मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे, क्वथनांक नीतांक लाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन, फिर बता दूं आपको, क्वथनांक उन्नयन मतलब ताप में वृद्धि होती है, और वाष्पदाब अवनमन मतलब जब विलायक से विलयन बनाओगे तो दाब घटेगा, और जबकि ताप उसका क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर उसका मतलब प्रेशर तो कम होगा लेकिन टेम्परेचर उसका ताप बढ़ जाएगा। क्वथनांक उन्नयन से अणुभार ज्ञात करना, ठीक है। अणुभार फार्मूला बहुत आसान है कि m इक्वल टू 1000 kb स्मॉल w अपान डेल्टा टी बी इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वथनांक उन्नयन है, के इक्वल टू क्वथनांक उन्नयन है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, 1 kg विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनापघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक के मोलल उन्नयन के स्थिरांक क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। मतलब समानुपाती हो जाता है या कहलाता है, ठीक है। यह एक विलायक का एक निश्चित मान होता है, मतलब कितने टेम्परेचर पे उसका क्वथनांक बनेगा, कितने ताप पे होगा, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे जल का 0.151 है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल का 1.20 है, ठीक है। इसके बाद हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जिस ताप पर कोई जल, अगर जल जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जल ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो अगर आप उसमें चीनी कोई भी विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका हिमांक हो जाएगा। इसका मतलब उसके हिमांक में क्या हो रहा है, कमी आ गई। पहले विलायक में तो अधिक मतलब ताप उसको कम चाहिए था, बाद में उसका क्या हो गया, जल्दी शीघ्रता कमी ताप पे वो बन गया। इससे इसको कर रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। लेकिन उसी जल में यदि आप कोई और विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो यह टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता था ठोस अवस्था में बनता था वो कम ही पे बन जाएगा। जिससे आप लोग अक्सर देखते होंगे फ्रिज में बर्फ़ मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए जो रखते हैं वो शीघ्रता से जम जाता है। क्या रहे हैं, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, हिमांक हो जाता है, ठीक है। उसी फिर उसके बाद जिसके परिणाम से हिमांक कम हो जाता है इसी को हिमांक अवनमन कहते हैं। जब विलेय आप घोल देंगे तो उसके हिमांक में कमी आ जाएगी, तो इसी क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन करते हैं। अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, तो हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो PS आप लोग जानते ही हैं कि विलयन का वाष्प दाब है, ये किसका है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए तापांतर क्या मिल रहा है, T- और T0 मिल रहा है, इसके बीच अंतर कितना, डेल्टा टी मिल रहा है। और यहाँ 2 कर्व आपको दिख रहे होंगे, और विलयन का नीचे है और विलायक का क्या है, ऊपर। विलायक को आप करने के लिए अधिक देर तक क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और जबकि विलयन कम ही टेम्परेचर में काम हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं हिमांक अवनमन। आगे की बात करते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, KF, ठीक है। 1 kg विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनापघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक अवनमन विलायक का मोलल अवनमन कहलाता है, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। उसके बाद ध्यान देते हैं हिमांक अवनमन और मोललता में क्या संबंध है। मोललता मैंने आप बताया, मोललता मतलब kg ग्राम में बात होगी, मोलरता मतलब लीटर में बात होगी, सब सेम फार्मूला वही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, TB मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, TF प्रोपोर्शनल M यहाँ मोललता है, और TA प्रोपोर्शनल KF यहाँ कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ वैल्यू मिलती है, वहाँ पे इंटू है, वहाँ पे आप लोग जो देखे थे 1000 इंटू KB इंटू W अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, वहाँ पे इंटू लगा दीजिए, वहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है, वही मिस्टेक है थोड़ा। इसके बाद आप लोग देखते हैं
यहाँ पे वही मान है। आप लोग इस पे सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि हम कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ठीक है, 1000 इंटू KF इंटू W। यहाँ पे क्या है, भार है, ये क्या है, और भार है। और ये तो आप लोग देख रहे हैं हिमांक का दिया है, हिमान का नमन है। ठीक है, उसके बाद वान ठाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध। तो वान ठाप गुणांक क्या है, तो वियोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या वियोजन के पूर्ण कणों कुल संख्या में जो अंतर आए वही क्या कहलाता है, वान ठाप गुणांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो I-1 V-1। ठीक है, तो ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, तो मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको न समझ में आई हो उसको समझिएगा, और नहीं अगर समझ में आ रहा था आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।